हाँ, ईसीजी की बात करें तो ईसीजी में पी वेव क्या दिखाते हैं? डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल की एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दिखाता है? डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। अच्छा, उसके बाद जो बची आपकी टी वेव वो क्या शो करती है? डी की रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ डी डायस्टोल या एंड ऑफ सिस्टोल। दोनों बोल सकते हो भैया। डायस्टोल खत्म हो गया मतलब सिस्टोल भी तो एक भी नहीं बचा ना। फिर तुमने सीट नहीं चेंज करी आज। वहां जगह बिल्कुल मिल जाएगी, चाहे लेट आओ चाहे जल्दी आओ, कोई बात नहीं बेटा। आइए चलते हैं। ब्लड प्रेशर हो गया है क्या? ठीक है, तो बेटा रिवीजन में क्या पढ़ा हमने? ईसीजी। और क्या पढ़ा? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में बेटा मतलब क्या होता है? जिसमें आपका वॉल बंद होने से आवाज आती है कि वॉल ओपन होने से आवाज? बंद होने से। वॉल बंद होने से कौन सी आवाज आएगी? लब और डब। लब इज द फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड इज द डब साउंड। एक होता है लब म डब। क्या होता है बेटा? लब म डब। ये क्या होता है? देखो, पूछा गया एक बार क्वेश्चन, अब नहीं पढ़ाया जाता लेकिन फिर भी सुन लो थोड़ा सा। आपके जो वॉल्व होते हैं अगर वो नॉर्मली बंद हो रहे हैं, मतलब नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, तो साउंड आएगा लब, फिर आएगा डब। लेकिन अगर वॉल्व में थोड़ा बहुत खरखराहट आई, वॉल्व बंद और खुलने में थोड़ी बहुत अगर दिक्कत हो रही है, तो लब आवाज आएगी। जैसे वॉल्व बंद होंगे खस से तो लब आएगी, उसके बाद डब आएगी। लेकिन कभी कभी ब्लड क्या होता है? थोड़ा सा फंसने लगता है, तो आवाज आनी चाहिए लब डब, लेकिन आती क्या है? लब खर मर डब, लब खर डब। बात समझ में आ रही है? तो वॉल्व अगर थोड़ा सा फंक्शन खराब करने लगते हैं तो उसकी वजह से डिसऑर्डर क्या होता है? थोड़ा आपका जो साउंड है वो इफेक्टिव हो जाता है। अरे बड़े बूढ़ों की जब हार्ट बीट चेक करते हैं तो उसमें आता है लब मर डब, लब मर डब। नॉर्मल क्या है? लब एंड डब। समझ में आई बेटा? क्लियर? ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया था। द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इज नोन एज ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन 140/90 और हाइपोटेंशन 100/50। क्लियर है ना? और नसस फटानी है तो 200+। इलास्टिसिटी ज्यादा तो ब्लड प्रेशर कम, और इलास्टिसिटी कम तो ब्लड प्रेशर ज्यादा। बुड्ढों में ब्लड प्रेशर ज्यादा क्योंकि आर्टरी गॉट थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल। इसको क्या बोलते हैं? थेरोस्क्लेरोसिस। केएफसी सुना? केएफसी? केएफसी के छोटे भाई का नाम है सीएफसी। क्या है? कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल। सीएफसी क्या? कैल्शियम, कैल्शियम फैट, कैल्शियम फैट, कैल्शियम फैट, कैल्शियम फैट, कैल्शियम फैट। इनके जमा होने की वजह से आर्टरी में डिपोजिशन इनका अगर हो गया, आपके अगर ब्लड में इनका लेवल ज्यादा होगा तो आर्टरी में इनका डिपोजिशन हो जाएगा और आर्टरी गॉट थिक। और जब थिक हो जाएगी तो जाहिर सी बात है भैया, टाइट हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर ज्यादा। समझ गए बात को? ओके, तो कौन कौन डिपोजिट होता है बेटा? सीएफसी। और केएफसी ज्यादा जाओगे तो सीएफसी होने का चांसेस ज्यादा। केएफसी ज्यादा तो फैट ज्यादा, फैट ज्यादा तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, कैल्शियम ज्यादा और फैट ज्यादा। सीएफसी। केएफसी की वजह से क्या होता है बेटा? सीएफसी। मतलब फैट ज्यादा खाते हो, एक्सरसाइज कम करते हो, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? आपका कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ के ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाएगा और इसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा? सीएफसी। क्लियर? इन मास्टर्स आपको देख चुके थे आप? डिलीट नहीं किया क्या यार? कोई बात नहीं बेटा, ये सब देख चुके थे। 1 टू ईच रिस्ट एंड 1 टू लेफ्ट एंकल। ब्लड वेसल्स पढ़ानी है ना? यही पढ़ाना है ना? ब्लड वेसल्स बच्चा 3 प्रकार की होती। कौन कौन? मुझे तो नहीं पता, आप बता दो। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज आपका हार्ट से ब्लड दूर लेके जाती है कि हार्ट तक ब्लड लेके आती है? हार्ट से ब्लड दूर लेके जाती हैं। वेन्स हार्ट तक लेके जाती हैं। और कैपिलरीज का काम होता है इन लोगों का जो ब्लड है उसको निकलवाने में, डिफ्यूज कराने में मदद करता है। कैपिलरीज कैसी होती है बच्चा? सिंगल सेल थिक। कैसी होती हैं? मतलब सिंगल लेयर बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? अगर मान लो ये आर्टरी है, कौन है बच्चा? आर्टरी। ये ब्लड लेके आ रही तो आर्टरी पहले छोटे छोटे पाइप में टूटेगी जिसका नाम क्या होगा? आर्टेरियोल। क्या नाम होगा? और आर्टेरियोल बाद में चार लास्ट में छोटे छोटे पाइप में टूटे जिनका नाम क्या होगा? बोलो बोलो। कैपिलरीज। और जब ये ब्लड वापस वेन में जाना चाहेगा तो पहले कैपिलरीज बहुत सारी होंगी, ये जुड़ेंगी और बनाएंगी छोटे छोटे पाइप जिनका नाम क्या होगा? वेन्यूल्स। क्या नाम होगा? वेन्यूल्स। और लास्ट में सारे वेन्यूल जुड़ के क्या बना देंगे? वेन। ये समझ में आया? आर्टरी के छोटे भाई का नाम आर्टेरियोल। जैसे 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 ट्रैकिया के छोटे भाई का नाम ट्रैकियोल, जैसे ब्रोंकाई के छोटे भाई का नाम ब्रोंकियोल, जैसे जैसे आर्टरी के छोटे भाई का नाम वेन के छोटे भाई का नाम, तो वैसे ही ये समझ गए? अब देखो ये जो आर्टरी और ये जो वेन, ये जो कैपिलरीज होती हैं, तो आर्टरी और वेन किसमें वॉल्व होगा और किसमें वॉल्व नहीं होगा? देखो मुझे आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड दूर लेके जा रहा है, हार्ट ने ब्लड पंप किया तो उसमें वॉल्व
नहीं होते हैं। लेकिन अगर वेन की बात करें तो वेन अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड लेके जा रहा है। जब अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड लेके जाएगा बच्चा तो ब्लड वापस ना आ जाए, बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए वहां पे क्या पाया जाएगा, वॉल्व। तो वेन में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और आर्टरी में वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते। अब आप बोलोगे सर पल्मोनरी आर्टरी में सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है। हाँ, जो पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकल के लंग्स तक जाती है उसमें कौन सा वॉल्व होता है। मैं बात कर रहा हूं बॉडी में पाई जाने वाली आर्टरी एंड वेन्स की, हार्ट के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर। तो चाहे आर्टरी हो चाहे वेन्स हो, इनमें 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है बच्चा। एक अंदर वाली ट्यूनिका माने होता है बच्चा लेयर। क्या मतलब होता है, लेयर। तो एक कहलाती है ट्यूनिका इंटरना, क्या कहलाएगी, एक कहलाएगी ट्यूनिका मीडिया, एक कहलाएगी ट्यूनिका एक्सटर्ना। वेरी गुड। कितनी लेयर होगी बच्चा, 3। ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये किसकी बात कर रहा हूं, आर्टरी एंड वेन्स की, ना कि कैपिलरीज की। कैपिलरीज तो वैसे ही कैसी है, सिंगल लेयर थिक। पूछो कहां पढ़ा आपने, ये बता दें। तुमने कहां पढ़ा ये बताएं। याद करो, डिफ्यूजन इन एल्वेलाई, इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, एपिथीलियम ऑफ एल्वेलाई। याद आया, सिंगल लेयर। ठीक। अब बेटा ट्यूनिका इंटरना होता है। इसका कहने का मतलब है कि जो सबसे अंदर ब्लड वेसल होगी, ब्लड वेसल में सबसे अंदर वाली जो लेयर हो रही है, कह रहा है ये ब्लड को टच करता होगा। सही कह रही है क्या। अगर ये ब्लड वेसल है तो जहां ब्लड भरा है ये बीच का स्पेस इज द ल्यूमेन। क्या कहलाता है, ल्यूमेन। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, एक का ल्यूमेन ज्यादा एक का ल्यूमेन कम, मतलब एक का स्पेस ज्यादा एक का स्पेस कम, प्रेशर ज्यादा किसमें, कम वाले में। इसका मतलब ल्यूमेन छोटा किसका, आर्टरी का कि वेन का, आर्टरी का। पूछो कैसे, आपको पता। आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो आर्टरी का ल्यूमेन नैरो होता है और वेन का ल्यूमेन चौड़ा होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कर ले जाओगे ना। वेन में ल्यूमेन ज्यादा, आर्टरी में ल्यूमेन कम। यही वजह है कि आर्टरी में प्रेशर ज्यादा और वेन में प्रेशर कम। तो भैया इसमें ट्यूनिका इंटरना कह रहा है ब्लड को टच करती होगी। सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। अच्छा, हमने एक टिश्यू पढ़ा था जिसका नाम था एपिथेलियल टिश्यू। या तो वो एनवायरनमेंट को टच करता है या वो बॉडी फ्लूइड्स को टच करता है। याद आया, दोनों में से किसी एक को कि दोनों को, किसी एक को। ट्यूनिका इंटरना समझ में आ गई, अंदर वाली लेयर होगी, ये बनी होगी आपका क्या नाम है, वही 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 स्क्वेमस। किससे बनी होगी, अरे ए बी स्क्वायर, स्क्वेमस एपिथेलियम। क्लियर। बेटा ट्यूनिका मीडिया बनी होती है बेटा स्मूथ मसल से। किससे बनी होती है, अरे वही स्मूथ मसल जो 3 प्रकार की मसल्स होती है टोटल। एनसीईआरटी में कुछ नहीं मिलेगा, सामने देखो, बंद करो बिटिया। हाँ वेरी गुड। स्मूथ मसल आपने सुना होगा, 3 प्रकार की मसल्स होती हैं, कार्डियक, स्केलेटल और स्मूथ। तो ये स्मूथ मसल किससे, मतलब ट्यूनिका मीडिया किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से। ट्यूनिका एक्सटर्ना का एक नाम और होता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना मतलब सबसे बाहर, मतलब सबसे मजबूत। इसका नाम होता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। क्या नाम होता है बच्चा, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। क्या नाम होता है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। क्या नाम होता है। और दिस इज द फाइब्रस। कैसी होती है, फाइब्रस। और वैसे ही फाइबर मजबूती देते हैं, देते कि नहीं देते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर फाइब्रस, मिडिल लेयर स्मूथ और इंटरनल लेयर सिंपल एपिथेलियम। क्या हो गया, सिंपल। सर आपने बोला स्क्वेमस एपिथेलियम, अब बोलते हो सिंपल एपिथेलियम। भैया सिंपल एपिथेलियम का ही तो टाइप स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कॉलमनर, सीलेटेड और सूडोस्टेटिफाइड। क्लियर। तो ये आर्टरी और वेन्स में कितनी लेयर होती है बच्चा, 3। कौन कौन सी, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका इंटरना की बात करें तो आपका किससे बनी होंगी, सिंपल एपिथेलियम बोल दो या स्क्वेमस एपिथेलियम बोल दो। आपको बहुत जगह सिंपल एपिथेलियम लिखा हुआ मिलेगा, तो कोई मसला कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां पे लिख दो और बीच वाली किससे, वैसे ही वैसे ही वैसे ही, बाहर टाइट अंदर लूज, बीच में कैसी हो जाएगी, स्मूथ स्मूथ। हाँ या ना, तो बीच वाली स्मूथ मसल से बनी होगी। क्वेश्चन आपसे जो नीट में पूछा जाएगा, कसम से बताएं कौन सा पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। पूछो कैसे पता सर आपको, एक्सपीरियंस है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया कैसी होती है, फाइब्रस। खत्म हो गई ब्लड वेसल। ल्यूमेन किसका नैरो होगा, ल्यूमेन बीच का स्पेस, ल्यूमेन नैरो किसका होगा, आर्टरीज का। वॉल्व किसमें एब्सेंट होंगे, आर्टरीज में। वॉल्व्स आर एब्सेंट। अगर अब इसका अपोजिट कर दोगे तो कौन हो जाएगा, वेन। खत्म। आओ, कह रहा ब्लड वेसल अलाउ ब्लड टू फ्लो क्विकली एंड एफिशिएंटली फ्रॉम द हार्ट टू एवरी रीजन ऑफ द बॉडी एंड बैक अगेन। कह रहा हार्ट टू बॉडी ले जा रहा है तो कौन होगा, वेरी गुड, आर्टरी। और वापस ला रहा है, वेन। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी हार्ट, सब सेम है। हार्ट से बॉडी तक ले जा रहा है आर्टरी, चाहे पल्मोनरी आर्टरी चाहे पल्मोनरी वेन। हार्ट तक ला रहा है पल्मोनरी वेन, लंग्स से हार्ट,
वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड कॉन्सेप्ट था जहां आप एक्सेप्ट याद करते थे, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वेन डीऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। नहीं याद करना, हार्ट से दूर हार्ट तक वेन, खत्म कहानी। द साइज ऑफ द ब्लड वेसल करस्पॉन्ड विद द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट पासेस थ्रू द वेसल, जितना ब्लड ज्यादा उतने बड़ा उसका साइज। ऑल ब्लड वेसल कंटेन अ हॉलो एरिया, जो बीच का एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूमेन, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। अराउंड द ल्यूमेन इज द वॉल ऑफ द वेसल। अरे ये समझो, मान लो ये ब्लड वेसल है तो अंदर का स्पेस क्या कहलाएगा, ल्यूमेन, और इसके बगल में जो वॉल होगा उसको क्या बोलेंगे, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। क्लियर है ना बच्चा। और सबसे ज्यादा मे बी थिन, विच मे बी थिन इन द केस ऑफ कैपिलरी, सबसे ज्यादा थिन किसमें होगी, कैपिलरीज में, और वेरी थिक इन द केस ऑफ आर्टरी, क्योंकि आर्टरी के अंदर प्रेशर सबसे ज्यादा, तो मजबूत भी सबसे ज्यादा किसको होना चाहिए, समझे, ठीक है। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, कह रहा आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये बच्चा आपको आर्टरी दिखाई, देखो ल्यूमेन दिख रहा है, ये वाला व्हाइट वाला स्पेस क्या है, ल्यूमेन, और इसका ल्यूमेन दिख रहा है, और इसका ल्यूमेन दिख रहा है, सबसे कम इसमें होता कैपिलरी में। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट कराएगा, बीच में कौन आया, स्मूथ मसल, और अंदर कौन आया, एपिथेलियल टिश्यू, वही सिंपल एपिथेलियम, सेम इधर, और आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्लियर। सर आपने बताया फाइबरस, यहां लिखा कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही तो फाइबर्स होता है। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर नहीं होता, फाइबर्स और मैट्रिक्स नहीं होता, होता है, ठीक है। ब्लड वेसल आर ऑफन नेम्ड आफ्टर द रीजन ऑफ द बॉडी थ्रू व्हिच दे कैरी ब्लड फॉर और नियर बाय स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल द ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, बेटा ब्रैकिया माने होता है आर्म्स, और सिफेलो माने में लिखा था हेड, और इनसिफेलो माने ब्रेन। 10-12 वो जो लिखाए थे 20, हाँ, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। जो किडनी तक ले जाएगी नाम क्या हो जाएगा, रीनल आर्टरी। जो किडनी से वापस लाएगी, रीनल वेन। हिपैटिक वेन कौन होगी, लिवर वाली, समझ में आई। हेपेटिक आर्टरी जो हार्ट से लीवर तक ले जा रही होगी। क्लियर है ना। कैरोटिड जो ब्रेन तक ले जा रही होगी। कोरोनरी जो हार्ट की मसल्स को ले जा रही होगी। 5% जाता है कि 20%, और लिवर तक, किडनी तक, अदर ऑर्गन्स तक, अच्छा ठीक है। और उसके बाद स्केलेटल मसल्स, और उसके बाद एक ऑर्गन और था, क्या नाम था, ब्रेन, कितना, 15। क्लियर। कह रहा है बोथ आर्टरीज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, यहाँ पे कैपिलरीज नहीं लिखा है, और मैंने कैपिलरीज लिखा था क्या, लिखा है क्या यहाँ पे कैपिलरीज, और देखो लिखा है कहीं, ठीक है। कह रहा ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटिमा, इंटिमा माने अंदर, इनर मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर ऑफ द आर्टरीज। सर थिन सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर का होता है, इससे ज्यादा थिन क्या ही होगा, रटना नहीं है इसका मतलब, सिर्फ आपको इतना याद रखना, सिंपल एपिथेलियम होता, सिंपल एपिथेलियम इज अ सिंगल लेयर, और मोर देन वन लेयर इज अ कंपाउंड एपिथेलियम। एंड वेन्स व्हिच हैव डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड फ्लो। सही कह रहा है क्या, ठीक। कह रहा ट्यूनिका मीडिया इट इज द मिडिल लेयर of an artery or vein which is made up of smooth muscle cell। कह रहा ट्यूनिका एक्सटेंडेड द प्रेजेंट एडजेसेंट टू द ट्यूनिका मीडिया। कह रहा ट्यूनिका मीडिया के बगल में और आउटर मोस्ट लेयर होगी, कह रहा कोलेजन फाइबर, मतलब कनेक्टिव टिश्यू। मैंने सिंपली फाइबरस लिखाया, कोलेजन और इलास्टिन और प्लास्टिक नहीं लिखाया, मतलब कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर नहीं लिखाया, मैंने सिंपली क्या लिखाया, फाइबरस, क्योंकि आपको ये याद नहीं करना। कह रहा सपोर्ट करेगा इलास्टिक लेमाइना। आर्टरीज इलास्टिक होनी चाहिए, पूछो क्यों, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, उसको बर्दाश्त करने के लिए आर्टरी कैसी होनी चाहिए, इलास्टिक, और इलास्टिक कराने के लिए कौन है, कोलेजन फाइबर, और मतलब इलास्टिक लेमाइना आर्टरी। इट इज आल्सो नोन एज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। क्या मैंने यही पढ़ाया, देख ले बेटा। क्लियर। कह रहा ये आर्टरी का ल्यूमेन सबसे पतला, ये उसके बाद कैपिलरी तो छोड़ ही दो, मजाक है, और ये कौन है, वेन। खत्म। डायग्राम आएगा। सर ये लाल और नीली क्यों दिखाई गई है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर। देख देख देखिए कितना शानदार चार्ट बना है। वेन आया, पहले आर्टरी आया हार्ट से, देखो देखो फ्लो दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है, हार्ट से ब्लड आया तो आर्टरी, आर्टरी टूटी आर्टेरियोल में, और आर्टेरियोल टूटे कैपिलरीज में। किसमें टूटा, ये सारी की क्या है, कैपिलरीज। कैपिलरीज जुड़ी वेन्यूल, और वेन्यूल जुड़ के वेन, और वेन फिर से हार्ट में। समझे। आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, रिटर्न ब्लड टू हार्ट, कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, डिफ्यूजन, एक्सचेंज मटेरियल विद द बॉडी। कौन होगा, कैपिलरीज। भाई तेरे नाम पे शुरू और तेरे नाम पे खत्म। किसके नाम पे शुरू, कैपिलरीज के नाम पे। किसके नाम पे खत्म, किसके नाम पे शुरू, किसके नाम पे खत्म। समझे। आगे चलें, स्पीड तेज है, पक्का।
अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं। आर्टरी वेन में 3 लेयर होती है, एक का नाम ट्यूनिका इंटीमा, एक का नाम ट्यूनिका मीडिया, एक का नाम ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल से किससे बनेगी, और ट्यूनिका एक्सटर्ना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज है, ट्यूनिका इंटरना सिंपल एपिथेलियम। तो सिंगल लेयर की डबल लेयर, ठीक। हाँ बेटा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ाया क्या, पढ़ा देते हैं यार, आ जाओ तुम भी, क्या याद रखोगे। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आगे कहीं ना कहीं दिया गया होगा, लेकिन सुनो ध्यान से। बात नहीं लड़की, पागल, पाप पड़ता है बेटा बात करने से। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बेटा, हिपर माने पोर्टल माने बंद लिफाफा, सिस्टम माने जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर काम करती हैं, और उसके बाद किसी अगर एक चीज को भी हटा दिए तो वो काम ना हो पाए। इसका मतलब इट इज द सिस्टम दैट कनेक्ट्स बिटवीन लिवर एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कौन बेटा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नॉर्मली आपको यहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा इंटेस्टाइन, कौन लिखा हुआ मिल जाएगा, इंटेस्टाइन। मतलब लिवर, अरे क्या बवाल है यार, लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो कनेक्शन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये कहीं और से कनेक्टेड नहीं होता है, डायरेक्टली इंटेस्टाइन या गैस्ट्रो या जीआईटी से कनेक्ट होता है, किसके बीच में, लिवर के बीच में। तो बंद लिफाफा है जो किसी और से कनेक्ट नहीं, सिर्फ इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में, इसीलिए क्या बोल दिया, पोर्टल। पोस्टमैन, पोस्ट कार्ड, समझ में आया, जो अरे जो डाक आया वो सिर्फ आप ही तक आया, समझे। तो होता क्या है बेटा, मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से पहले स्टमक होता है, तो फिर इसका मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, या इधर अगल बगल स्प्लीन होगी, स्टमक के नीचे स्प्लीन होती, पता है ना, ये स्प्लीन है, खेल रहा है। इन सब में जो भी चीजें होती हैं, हमारा न्यूट्रिशन डाइजेशन जो भी होता है इन तीनों में कंप्लीट होता है, जो भी एब्जॉर्प्शन है वो इन तीनों में होता है। तो वो हो सकता है हमने कुछ ऐसा खाना, ऐसी दवा खाई हो जो हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स के लिए अच्छी और कुछ बॉडी पार्ट्स के लिए दिक्कत भरी हो सकता है हमने कुछ ऐसा खाना खा लिया जिससे कुछ रिएक्शन होके एसिड बन गया, हो सकता है कुछ ऐसी चीज खा ली, एक साथ 2-3 चीजें खा ली जिससे अमोनिया बन गया। अमोनिया तो हमारी बॉडी में बनता ही है, लेकिन हम लोग एक्सीड क्या करते हैं, यूरिया। जो पानी में रहते हैं वो अमोनिया, हम लोग यूरिया, और जो पेड़ पक्षी वगैरह या वो हैं कीड़े वगैरह, वो लोग एक्सीड करते हैं यूरिक एसिड, हाँ या ना। तो अब ये सारी चीजें हो सकता है हमारे लिए टॉक्सिक हो, हमारी बॉडी के लिए। तो ये क्या कर दिया जाएगा, इससे बचाने के लिए डायरेक्टली ये ब्लड में नहीं पंप किया जाता। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि डायरेक्टली जो भी इंटेस्टाइन खाना एब्जॉर्ब करेगी, इंटेस्टाइन से खाना एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से हमारी बॉडी को मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है बेटा, ध्यान से सुन ले, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले ये जाता है लिवर के पास, लार्ज इंटेस्टाइन से जाता है स्टमक से जाता है। इतने अच्छे मन से पढ़ा रहे, लेकिन ये मन खराब करके ही मानेगा। ये सबसे पहले कहां जाएगा बेटा, लिवर के पास। लिवर क्या करेगा, इसका करेगा डिटॉक्सिफिकेशन। क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डी माने रिमूवल, टॉक्सी माने टॉक्सिक, मतलब इसकी टॉक्सिसिटी को कम कर देता है। क्या कर देता है, मतलब बॉडी में भेजने से पहले ये सारी चीजें किसके पास भेजी जाती हैं, लिवर के पास। किसके पास भेजी गई, डायरेक्टली भेजी गई। इधर चश्मेश पीछे शर्ट पहन के बैठा, नीचे ही देख रहा है तब से। नीचे क्या मिल गया तुझे ऐसा बुक में, तो सामने देखना यार, नहा के आता हूं सुबह रोज। सीधा बैठ, पहले सीधा स्ट्रेट, ऐसे घूम के क्यों बैठा, हाँ, अब सामने नजर ना हटे। हाँ, इस वेन को बोलते बच्चा हिपैटिक, लिवर तक गई है और किसी और से बीच में कनेक्टेड नहीं है, तो वेन का नाम हो जाएगा हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या नाम हो जाएगा, हिपैटिक पोर्टल वेन। क्लियर। ये वेन डायरेक्टली, अगर आपको एक ही ऑप्शन कोई चूज करना तो आंसर क्या लगेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में एक पोर्टल कनेक्शन है जिसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये सारी चीजें जो भी हम लोग हमारे खाने में जाती हैं उन सबको एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली ब्लड में नहीं डाला जाता है। हो सकता है किसी पार्ट के लिए क्या हो जाए, वो टॉक्सिक हो सकता है, ब्रेन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ब्रेन उसके लिए कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो, हार्ट सेंसिटिव हो। इसलिए क्या कर दिया जाएगा, पहले कहां डाला जाएगा, लिवर, और लिवर क्या करेगा, इसको पंप कर देगा हार्ट तक। अब हार्ट से फिर से दोबारा कहां भेज दिया जाएगा, बॉडी में। समझ में आई बात, नहीं नहीं नहीं, इससे जो भी चीजें थी बॉडी में जानी थी ना, तो बॉडी में डायरेक्टली ना भेज के पहले किसके पास भेजी गई, लिवर के पास। लिवर क्या करेगा, बॉडी में भेजेगा, और बॉडी में भेजने का एक ही तरीका, लिवर अपने अंदर से ब्लड निकाल के कहां भेज देगा, हार्ट तक। हार्ट क्या कर देगा, पूरी बॉडी में पंप कर देगा, जिसको जो चीज चाहिए होगी वो ले लेगा। समझ में आ गई बात। दिस सिस्टम इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम।
इसका मतलब है जो अमोनिया, सीधा बैठ जा, सो रहा है, हाथ ऊपर रख के बैठ दम से थोड़ा, हाँ हाँ। इसका मतलब है जो अमोनिया वगैरह है वो कन्वर्ट यूरिया में कहाँ कर होती है, लिवर के अंदर। कहाँ होती है, खैर वो हम लोग एक्सक्रीशन में देखेंगे, वो साइकिल क्या कहलाती है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो हम ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं, हम लोग बाद में देखेंगे, वो एक्सक्रीशन अगला चैप्टर जो उसमें देखेंगे। अभी इतना समझ में आया, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किसके किसके बीच में होता है, हिपर और मतलब लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में, या लिवर और जीआईटी के बीच में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो भी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं ब्लड में वो डायरेक्टली बॉडी तक ना भेज के पहले कहां भेजी जाएंगी, लिवर तक भेजी जाएंगी, और लिवर क्या करेगा, उनका डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, या उनका टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ाएगा कि कम करेगा, कम करेगा, उसके बाद हार्ट तक पहुंचा देगा और हार्ट पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। दिस सिस्टम इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। समझ गए बच्चा? और दिखाते हैं इसको। दिए हो गए कहीं ना कहीं। The veins of the stomach and intestine perform a unique function. Instead of carrying blood directly back to the heart, they carry blood to the liver through the hepatic portal vein. These are the organs. यहाँ पे aorta आया, जिसको हम लोग डॉर्सल aorta बोलते हैं, कि 3 पाइप ऊपर 1 पाइप नीचे, वो डॉर्सल साइड से आता है। ये देखो कॉलन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन तक गई, आर्टरी ये स्टमक तक गई, इंटेस्टाइन तक गई, इधर गई, उसके बाद ये स्प्लीन तक गई, पैंक्रियास तक गई, स्टमक तक गई, हर जगह गई। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कि डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। अब ये लोग का क्या होना चाहिए था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आना चाहिए था, डायरेक्टली इधर आना चाहिए था ना। अरे कायदा कानून तो यही कहता, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली इधर ना भेज के सपने किधर भेज दिया, लिवर में। तो इसका नाम क्या हो गया, पोर्टल वेन। क्या नाम होता है, क्या नाम होता है, पोर्टल वेन। बेटा थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसका नाम होता है पोर्टल वेन, और जो वेन लिवर से निकलती है उसका नाम होता है हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या नाम होता है, हिपर माने क्या होता है, लिवर। तो यहां पे ये सिंपली वेन क्या कहलाएगी, पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन लिवर पे जाएगी, लिवर क्या कर देगा, मान लो बेटा हमने सुना होगा कि जो है हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में, स्टोर कर दिया जाता है, कहां, लिवर के अंदर। तो ये शुगर तो ये इंटेस्टाइन ही तो बनाई होगी, तो ये जाके यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो लिवर क्या कर लेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, हाँ या ना। फिर ये जो गंदगी होगी उसको कम कर देगा, मतलब गंदगी मतलब जो ज्यादा टॉक्सिक उसको कम टॉक्सिक कर देगा। अमोनिया हमारे लिए खतरनाक है, तो अमोनिया नहीं हमारी बॉडी में भेजेगा, क्या भेजेगा, यूरिया। तो अमोनिया का यूरिया में कन्वर्जन क्या कहलाता है, डिटॉक्सिफिकेशन कुल मिला के क्या कुछ कहलाता है वो हम बताएंगे, ऑर्निथिन साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्निथिन साइकिल। वो एक्सक्रीशन अभी मत पढ़ा करो बीच बीच में यार। अच्छा उसके बाद तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि एक्सक्रीशन तो किडनी करती है, ब्लड का फिल्ट्रेशन तो किडनी करती है, आप तो बता रहे हैं कि जो है लिवर कर रहा है। तो बेटा अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में ये कौन करता है, लिवर। यूरिया को एक्सक्रीट करना, ब्लड से छान छान के बॉडी से बाहर निकालना, ये काम किसका है, किडनी का है। समझ में आई बात, बोलो। अच्छा लिवर को अलग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होगी, तो वो अलग से आया, कितने परसेंट, 25%। पूछो क्यों ज्यादा जरूरत है, अबे सब सफाई करनी है। ये जो वेन यहां से निकली इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या बोलेंगे बेटा, तो यार एक बात बताओ, यूरिया सबसे पहले कहां बनी, लिवर में ना। तो कौन सी ऐसी वेन होगी जिसके अंदर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया होता होगा, हिपैटिक पोर्टल वेन। ये नीट अभी 2019 या 20 के आसपास का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। आंसर क्या लगेगा, हिपैटिक पोर्टल वेन, क्योंकि पहली बार यूरिया बना कहां, लिवर में। तो जो लिवर से जो निकल रही होगी, अब वो अलग बात है कि लिवर से निकल के इंफीरियर वेना कावा में गई, उसमें होगा, इंफीरियर वेना कावा और आगे डिवाइड हो गई होगी, तो वो तो धीमे धीमे सब में बट गया ना। लेकिन सबसे ज्यादा कहां होगा, हिपैटिक पोर्टल वेन। समझ गए। द लिवर रिमूव्स टॉक्सिन्स, स्टोर शुगर इन द फॉर्म ऑफ glycogen and processes the product of digestion before they reach the other body tissue. Blood from the liver then return to the heart through the inferior vena cava. तो बेटा यहां पे इस वेन का नाम क्या हो जाएगा, हिपैटिक वेन। क्या नाम हो जाएगा, या सिंपली बोल दो पोर्टल वेन। क्या बोल दो, पोर्टल वेन। और जो ये लिवर हार्ट तक पहुंचा रहा है इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, इसका नाम क्या होगा, हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या नाम होगा बच्चा, हिपैटिक पोर्टल वेन। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किसमें हो जाएगा, क्योंकि याद रखना क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि अमोनिया से यूरिया कहां कन्वर्ट होता है, लिवर में। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किसमें मिलेगा आपको, हिपैटिक, बोलता ही नहीं, हिपैटिक। लड़कों शर्म करो, लड़कियों की आवाज तेज आ रही है। हिपैटिक पोर्टल वेन, दिस इज द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। समझ गए, ब्लड वेसल समझ गए। ओए खत्म हो गया चैप्टर, कुछ नहीं बता।
रेगुलेशन है, डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर तो मतलब मजे मजे में पढ़ाएंगे। लिखो, सुकून मिला। मैं पढ़ा दूंगा, मुझे 5 मिनट रेस्ट मिल जाएगा। मैं लिखने पे फोकस नहीं कराता हूं ना, लेकिन जब कराता हूं मतलब मुझे रेस्ट चाहिए होता है, ईमानदारी के साथ। मैं तुम लोग से कहता हूं मत लिखो, लेकिन फिर थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए होता है, इसलिए मैं लिखाता हूं। तो पहले हेडिंग डालो, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। बेटा लगातार 1.5 घंटा चिल्ला गया और उसमें पता क्या क्या खींच के आया हूं, उधर बॉडी फ्लूइड चल रहा है, उधर मैंने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया। सुन तो लो, 1.5 घंटे क्लास में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा वॉल वॉल ये सब, एट्रिया वेंट्रिकल, कैसे सर्कुलेटरी पाथवे होता है, कैसा फ्लड होता, फ्लो होता है ब्लड, सब कुछ। और ड्रॉपर है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते थे, मेरा हक भी था। उसके बाद वो ऐसे नोड, एवी नोड, एवी बंडल, मतलब ये पढ़ाया। उसके बाद हार्ट में जो भी है क्या नाम है, कार्डियक साइकिल पढ़ाई। उसके बाद ब्लड वेसल्स पढ़ाई, उसके बाद ब्लड प्रेशर पढ़ाया 1.5 घंटे में। तो थोड़ा तो अलग अलग है, पुरकिंजी फाइबर अलग है, एवी नोड अलग है। एवी नोड जो है वो अलग है, और उसके बाद जो और वायर्स है, मतलब वायर्स मतलब मसल्स, उनको बोलते हैं एवी बंडल। अरे मैं समझ गया, तुम मत बोलो, वकील वकील ना बनो, चुप। वकालत कर रही, इलाहाबाद है मालूम है, आगे बोलो। नहीं, मिला के नहीं बोलते, समझाएंगे हमें, ये बोलना चाह रही। लिखो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, सर्कुलेशन मत लिखना, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो मैं बोलूं वो लिखना। क्या कुछ लिखा है क्या? पहले एक पॉइंट लिखिए, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, द सिस्टम ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, द सिस्टम ऑफ, द सिस्टम ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन, फ्लो ऑफ ब्लड, एक सेकेंड एक सेकेंड, फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड इन अ, इन अ पोर्टल सर्कुलेशन, सॉरी, a portal circulation plus blue 1.2 bs6। ओके, कुछ नहीं बेटा, खुशी ही मिली। हाँ हाँ, क्या बोला था, मैं कुछ बोल रहा था, बताता हूँ, बता, तुम लोग को भी शेयर करता हूँ। अरे ऐस तेरा भला। तो अभी वही बुक, कल पैसा भेजा था कुछ, वो नहीं होता है 11,000 रुपए बुकिंग करने के लिए, तो वही भेजा, तो वही भी रिसिप्ट भेजा है। तो कलर थोड़ा सा वो कंफ्यूजन में था, कोई बोला था वाइट, कोई बोला सिल्वर, कोई कुछ कोई कुछ। ब्लैक, ब्लैक अवेलेबल नहीं है तो स्काई ब्लू ले लिया, नेक्सा ब्लू जिसको बोलते हैं। अरे ब्लैक अवेलेबल ही नहीं तो क्या करें, सिल्वर बुड्ढों वाला कलर है, व्हाइट गंदा हो जाएगा, ग्रे लेना नहीं था, मेहंदी कलर था एक, वो तो मतलब छोड़ी, तो ब्राउन कलर जिसको बोलते हैं, बचा एक ही स्काई ब्लू, बहुत शानदार कलर लगता है, बहुत औसम, एक नंबर कलर लगता है, मतलब नेक्सा ब्लू वो है, बहुत शानदार कलर है। तो अभी ले ली, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो जल्दी। अब लिखो, अब अच्छा पढ़ाएंगे। मैं मैं सुबह से खुश इसीलिए हूं, पार्टी जिस दिन आ जाएगी उस दिन सबको पार्टी मिलेगी। अभी देखो 11,000 रुपए की बुक होंगी, ये पार्टी देने के चक्कर में उससे ज्यादा खर्चा हो जाएंगे, तो गाड़ी आ जाए तब अच्छा लगेगा। जी सर, 1 महीना लगेगा, अभी नई लॉन्च है, इस वजह से 1 महीना लगेगा। मालिक 1 महीना रहोगे ना यहीं, अगले महीने ने जुलाई तक, हाँ वही। इसमें क्या लिखाया, इन अ हिपैटिक, इन अ पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है, इन अ पोर्टल सर्कुलेशन। अब लिखो इंस्टीट्यूट ऑफ, ये पहला पॉइंट लिख लो,
तो बेटा हिपैटिक पोर्टल वेन मत लिखना, सिंपली क्या लिखोगे, पोर्टल वेन। समझ गए ना? हाँ पहला पॉइंट लिख लो बस। दहेज नहीं लेना है बे, दहेज नहीं लेना है। पागल हो क्या? जब हम जैसे लोग भी दहेज लेंगे तो फिर समाज में होगा क्या, चेंज कैसे आएगा? पागल हो क्या? दहेज वहेज थोड़ी ना लिया जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। तुम लोग को भी नहीं लेना है, अबे खुद का बनाओ ना। और इतनी तो बात जान ही लो, जब तुम्हारे पास होता है तभी मिलता है, नहीं होता तो नहीं मिलता। बहुत छोटी सी बात है। दहेज वहेज नहीं लेना बे, हम लोगों को समाज में चेंज लाना है, छोटा छोटा सा। थोड़ा सा मैं इनिशिएट करूंगा, थोड़ा सा मेरे स्टूडेंट्स इनिशिएट करेंगे। और तुम लोग को देना भी नहीं है दहेज, क्योंकि खुद को इस लायक बनाओ कि दहेज उल्टा मिले। हाँ मजाक नहीं कर रहा। इसमें खूब बोलोगे। ये एक भी बार हाँ नहीं निकला कि सर हाँ अपने आप को इस लायक बनाएंगे कि दहेज लेने की जरूरत ही ना पड़े। मेरे अब्बा मतलब जो है वो कहते हैं, पिताजी छोटे वाले भाई से, वो पढ़ता लिखता नहीं ज्यादा, कह रहे तेरे लिए उल्टा दहेज ना देना पड़े। नहीं दहेज वहेज नहीं लेना चाहिए। देखो यार, एक माँ बाप यार अपनी जिंदगी भर की कमाई अपनी बेटी के लिए लगाता है। बेटों के लिए भी लगती है, अलग बात है, लेकिन बेटी के लिए लगाता है। फिर वो अपना यार, तुम अपने घर में रहते हो, वो दूसरे घर में आके रहती है, उसमें भी फिर तुम्हें दहेज चाहिए। और खुद वो कोशिश करते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा करें। हर माँ बाप यही चाहता है, मतलब हर एक कोशिश कर डालते हैं क्या ना दे दें। उस पे भी लोग कहते हैं मुझे कार चाहिए। हट तेरी। मैं सच बताऊं, एक रियल लाइफ, अभी मेरी बहन तो मुझसे छोटी है, लेकिन मेरी अभी बुआ समझते हो, फुप्पी, उनकी शादी तब मैं समझदार था, मतलब समझदार इन द सेंस अच्छा खासा बड़ा था, ग्रेजुएशन चल रहा था मेरा, पढ़ा भी रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे दादा वादा थोड़ा सा जो है मतलब थोड़ा खतरनाक टाइप के लोग हैं। दादा जो हैं मतलब खतरनाक इन द सेंस गुस्से वाले लोग हैं, खतरनाक वैसे बाहुबली टाइप के नहीं, खतरनाक है, गुस्से वाले लोग हैं। तो असल में हुआ क्या, हम लोग पहले सोचे हुए थे, देखो वही मैं बता रहा हूँ, माँ बाप खुद सोचते हैं कि बेस्ट से बेस्ट किया जाए। तो हम लोग कार वार सोचे हुए थे, 12-14 लाख की कोई महिंद्रा में उस टाइम चल रही थी, XUV और SUV ये जो आ रही थी, तो वो सोचे हुए थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, एक जगह रिश्ते की बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि वो जो है 8 लाख की गाड़ी लेंगे। हम लोग 12 का प्लान बनाए बैठे हैं, वो बोले 8 लाख की गाड़ी लेंगे, घर बहुत अच्छा, सब कुछ एकदम मतलब नेतागिरी वाला उनका बैकग्राउंड, सब कुछ। सीधा रिश्ता कैंसिल। आज तुम ये मांग रहे हो, कल कुछ और मांगोगे, परसों कुछ और मांगोगे, सीधा रिश्ता कैंसिल। हम अपनी खुशी से दे तो रहे ना भाई, हम 12 लाख की दे रहे, लेकिन उन्होंने 8 लाख की मांगे, मेरे 4 बच रहे थे, लेकिन मांगा क्यों? नहीं मांगना चाहिए, भीख मांग लो उससे अच्छा, तो दहेज मांगने से अच्छा, सच बता रहे हैं। बेटा अगर सिलेक्टेड रहोगे तो बुलाएंगे, पक्का। इसके लिए अलग से एक डेग बनवा देंगे पूरी। सिलेक्टेड रहोगे तो बुलाएंगे। हाँ पहला पॉइंट लिखना, उससे पहले शादी अभी थोड़ी करना, अभी जिंदगी जीनी है। द लिवर, अब देखो बेटा, लिवर, नेक्स्ट पॉइंट, लिवर डिटॉक्सिफाई, लिवर, हाँ डेल्टा प्लस, लिवर सेकेंड टॉप, लिवर डिटॉक्सिफाई, हाँ सेकेंड टॉप मॉडल, लिवर डिटॉक्सिफाई। अब सब बता दें, ऑनलाइन दिख जाता है। लिवर डिटॉक्सिफाई, नेक्स्ट पॉइंट, डिटॉक्सिफाई किसको करेगा, टॉक्सिक को, डिटॉक्सिफाई। नेक्स्ट, इट कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा शुगर, इट कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा शुगर इनटू ग्लाइकोजन, इट कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा शुगर इनटू ग्लाइकोजन। नेक्स्ट पॉइंट, इट कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया, इट कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यूज। यूज क्या यार, समझ तो गए होगे ना कि जो मोस्ट टॉक्सिक चीजें हैं वो बॉडी में डायरेक्टली ना पहुंचे, लिवर उनको डिटॉक्सिफाई कर देगा, तब बॉडी में पहुंचाई जाएंगी। ऐसी अपनी लैंग्वेज में लिख लो, सेम यही कहानी जो मैंने अभी बोली, इंग्लिश में लिख लो। लिवर जो टॉक्सिक चीजें हैं वो ब्लड में डायरेक्टली ना जाएं, इसलिए लिवर के पास भेज के लिवर उसको डिटॉक्सिफाई कर देता, तब ब्लड में भेजी जाती, जिससे कि बॉडी को कोई नुकसान ना हो। ये कहानी लिख लो, जो तुम्हें समझ में आया है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का यूज, वो अपनी लैंग्वेज में लिख लो। तुम्हें हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का क्या काम समझ में आया, क्या काम समझ में आया? यही ना कि लिवर के पास इसलिए भेजा जाता है कि बॉडी को नुकसान ना हो,
लीवर उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा, फिर बॉडी तक भेज दिया जाएगा। यही लिख लो। इसमें भी देखना पड़ रहा है एक दूसरे से, लिखो। तुम्हारी हंसी किसी टाइम नहीं बंद होती ना। कल हाथ ऊपर खड़े खड़े फिर भी मजा नहीं आया ना। किस बात पे हंस रही है? किस बात पे हंस रहा है भाई? आज फिर बाहर जाना है? अरे बताओ। आगे खड़े होकर सबको हंस के दिखाओ। चिंगम आज भी खा रहा है ना तू? उठो, उठो। बाहर, बाहर, बाहर। चिंगम थूक के आओ और दोबारा आना मत। बोला ना बेटा। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे पता कैसे मानोगे। रेस्टिकेट कराओ पूरा। दिमाग खराब करके रखा है। समझ गए? वैसे हंस क्यों रहा था ये? मैं बेटा थोड़ा सा सन की हूँ। थोड़ा सा हंसता रहूंगा, हंसता रहूंगा, एकदम गुस्सा आएगा, फिर नॉर्मल हो जाऊंगा। अरे अच्छा, गलत कर रहा कि नहीं कर रहा ये मतलब खोपड़ी पकड़ा हूँ, हंसा जा रहा है। कल भी कुछ निकला था ना मेरे मुंह से। हाँ हाँ। अब लिखो बेटा ऐसे, ये बना लो ना प्लीज, थोड़ा सा ऐसे। और यहाँ पोर्टल वेन, यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल वेन। ऐसे बना दो, थोड़ा सा समझ जाओगे। अरे यार यही तो है, ये जो अभी मैंने पढ़ाया है, ये इस तरीके से। तो इसको यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, यहाँ से बना लो। अरे ऑर्गन थोड़ी बनाने हैं, यहाँ पे ऑर्गन का नाम लिखना, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलन। और स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन दिस, क्योंकि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अबे लिख लो। ऑर्गन के नाम ही तो लिखना, ये नहीं लिखना है। यहाँ पे सिंपली लिखो एओर्टा, इनसे पहुंचाओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाम मत लिखना सीलिएक आर्टरी और ये आर्टरी वो आर्टरी, कुछ नहीं। सीधा लिखो आर्टरी। उसके बाद यहां से पहुंचाओ वेन, नाम होगा पोर्टल वेन। लिवर से निकालो, इंफीरियर वेना कावा में डालो, हिपैटिक पोर्टल वेन। नाम थोड़ी आपको लिखना है, सीधा ना ऑर्गन बनाना, आपको सीधा लिखना है। इंटेस्टाइन, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्प्लीन। नहीं 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 नहीं, वो नहीं लिखना आपको, सिर्फ एओर्टा लिख दीजिए। वो आपको या नहीं याद करनी है। बात नहीं। एक आध को और जाना है। मैं बोला था ना हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा जूलॉजी से। कि तुम लोग ने बहुत टीचर चेंज कर लिया, अब हम बच्चे चेंज करेंगे। तो मतलब तुम लोग तो 11th क्लास के हो ना? तो 11th एनसीईआरटी मुश्किल से अभी बॉडी फ्लूइड चल रहा है, एक्सक्रीशन आएगा। 15 दिन लगेंगे क्योंकि दो दो क्लास मिलती हैं। और मान लो जुलाई के एंड तक एक्सक्रीशन, और
लोकोमोशन आधा आधा हो जाएगा। तो अगस्त तक न्यूरल, उसके बाद एनिमल किंगडम उधर बचा है और बायोमोलिक्यूल बचा है। सितंबर तक सिलेबस अपना कवर अप हो जाएगा। उसके बाद एक स्पेशल बैच बनाएंगे तीनों 11th को मिला के, और वहां पे फिर हम पढ़ाएंगे उनको नीट के लिए, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन। और स्पेशल बैच में नंबर बिल्कुल मायने नहीं रखते। स्पेशल बैच का मतलब होता है वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं या पढ़ सकते हैं। नंबर नहीं आए इट्स नॉट अ बिग डील, आ जाएंगे, लेकिन ट्राई कर रहे हो लगातार। जो मजाक चल रहा है जिंदगी में करते रहो। डेली नोटिस होता है कुछ ना कुछ। मैं अकेले नहीं करता हूँ, तुम्हारे बैच मैनेजर से लेकर अटेंडेंस लेने वाले सब नोटिस करते हैं। बाकी तुम लोग समझदार हो। 11th मतलब जूलॉजी मतलब फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए तुम्हारे। पोर्टल वेन और उधर लिवर से इंफीरियर वेना कावा पहुंचाते टाइम हिपैटिक पोर्टल वेन, और वहीं लिख देना लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, क्योंकि लिवर के अंदर यूरिया बनता है। पूरी बॉडी में कहीं भी यूरिया नहीं बनता। यूरिया कहाँ बनता है? अमोनिया को तोड़ के यूरिया कहाँ बनेगा? लिवर के अंदर। यूरिया को केमिस्ट्री में पढ़ा है कभी? क्या फॉर्मूला होता है? NH3, NH3 और NH2CO NH2, और अमोनिया क्या होता है? NH3। तो NH3 को कन्वर्ट करके यूरिया बनाया जाता है। ये हम बनवाएंगे वहां एक्सक्रीशन में, अगले चैप्टर में बनवाएंगे यूरिया। आओ यार आगे चलते हैं। लिख लिया? हाँ लिख लो लिख लो। हिपैटिक पोर्टल वेन। देखो कम आता है वो मैटर नहीं करता, लेकिन सीखना चाहते हो वो मैटर करता है। सीखना नहीं चाहते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं जिंदगी में। अब पढ़ेंगे बच्चा रेगुलेशन, उसके बाद पढ़ेंगे डिसऑर्डर। रेगुलेशन का मतलब है वैसे तो हमारा हार्ट मायोजेनिक इन नेचर है। हमारे हार्ट की हार्ट बीट, नॉर्मल रिदम जो भी है वो सब रेगुलेट करी जाती है हमारे हार्ट से ही, बनाई भी जाती है हार्ट से। ऐसे नोट बनाता है, रेगुलेट करता है एवी नोट, सब कुछ है। लेकिन फिर भी इन केस कभी हमें जरूरत पड़ती है तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दो पार्ट होते हैं ना नर्वस सिस्टम के। सेंट्रल मतलब सेंट्रल एक्सिस पे, सेंट्रल एक्सिस का मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरीफेरी में जो हमारी पूरी न्यूरॉन्स फैली हुई हैं वो कहलाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, बात नहीं पीछे। एक जो हमारा वॉलेंट्री ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है, वॉलेंट्री मतलब जिन पे हमारा डायरेक्टली कंट्रोल होता है, या सिंपली बोलो स्केलेटल मसल्स को रेगुलेट करता है, वो कहलाता है सोमैटिक। एस फॉर सोमैटिक, एस फॉर स्केलेटल। न्यूरल कंट्रोल आएगा और डिटेल में पढ़ाएंगे, आपको नाम नहीं याद रह पा रहा कोई बात नहीं, हमारे इतना जितना अभी तक मैंने बोला ये कोई काम का नहीं है। पेरिफेरल का एक पार्ट और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चा? देखो पहले हम आपको थोड़ा सा बताते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। जो पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो बच्चा दो पार्ट में डिविजिबल है। कितने पार्ट में डिविजिबल है? ये कलर आपको दूर से दिख रहा है। एक जो सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी पे उसको बोला जाता है बच्चा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक जो पेरिफेरी ऑफ द बॉडी पे उसको बोला जाता है पेरिफेरल। मतलब पूरी बॉडी में फैला हुआ है वो क्या है? पेरिफेरल। सीएनएस में दो लोग आते हैं, एक का नाम आता है ब्रेन, एक का नाम आता है स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल में दो लोग आते हैं, वैसे तो और भी लोग आते हैं लेकिन हम अभी दो को बता रहे हैं। एक सोमैटिक होता है और एक ऑटोनोमिक होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बेटा जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं, मतलब विसरल ऑर्गन्स, मतलब इनवॉलेंट्री मतलब जिसमें हमारा डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है। सामने देखो ना बच्चा, लिख बाद में लेना ना यार, कॉपी तो उसकी वही रखी रहेगी। ऑटोनोमिक, इस ऑटोनोमिक के दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं सिंपैथेटिक पैरा सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चा? सिंपैथेटिक पैरा सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और एक को क्या बोलेंगे? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे बच्चा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बेसिकली हमको जो याद रखना है, हमको बस इन दोनों को याद रखना है और हमको किसी से कोई पंचायत नहीं है। अब जब इन दोनों को याद रखना तो इनके पिताजी कौन थे उनको भी याद रखना है। कौन था? ऑटोनोमिक नर्व। ऑटोनोमिक किसका पार्ट होता है? सीएनएस का कि पेरिफेरल का? सर सीएनएस के तो दो ही थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हमें बेसिकली जो नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन है वो इन दोनों लोग रेगुलेट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम का ही पार्ट ना। तो जो हमारी कार्डियक एक्टिविटी है वो रेगुलेट करी जाती है सिंपैथेटिक से और पैरासिम्पैथेटिक से। सिंगैमी कभी सुना? सिंगैमी। सिंगैमी में दो लोग ऐड होंगे। जब किसी भी काम को करने में दो लोग ऐड होंगे तो वो काम की एफिशिएंसी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट बढ़ाता है कि घटाता है? ये कॉन्सेप्ट था कि ट्रिक? ट्रिक थी, कॉन्सेप्ट नहीं था। सिंपैथेटिक सिंगैमी अलग अलग है भाई, लेकिन वो आपके दिमाग में बैठ जाए कि सिम माने जुड़ा, जुड़ा माने हार्ट बीट बढ़ा, तो पैरासिम्पैथेटिक हार्ट बीट घटाता है और सिंपैथेटिक हार्ट बीट बढ़ाता है। ये तो हो गया सीधा क्वेश्चन आपका कि सिंपैथेटिक क्या करेगा? हार्ट बीट बढ़ाएगा।
पैरासिम्पैथेटिक हार्ट बीट घटाएगा। अब सवाल आया हाउ, कैसे? क्योंकि हमारा सब तो रेगुलेट कौन कर रहा है? नोडल टिश्यू। हार्ट अपना खुद से बना रहा है, अंदर से बना रहा है, अंदर ही रेगुलेट कर रहा है। तो इनका रोल कैसे आ गया? ये क्या करते हैं, मान लो बच्चा ऐसे नोड है, एवी नोड है, बोलो पुरकिंजे फाइबर, ठीक। आपने वो सुना था रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग का, कि जो आपका पॉन्स रीजन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता है वो उसका ड्यूरेशन कम कर देता है। जब ड्यूरेशन इंस्पिरेशन का कम कर देता था, इसका मतलब था ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता था। तो अगर मैं कहता हूं कि इनका ड्यूरेशन मैंने बढ़ा दिया, नर्व इंपल्स जो इनके अंदर कंडक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो सामने 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 इनके बीच का जो इंपल्स कंडक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, अगर मैंने उसका स्पीड बढ़ा दिया तो ऐसे नोट जल्दी जल्दी पैदा करेगा, एवी नोट तक जल्दी जाएगा। मैं कह रहा ये 72 ही पैदा कर रहा था, लेकिन मैंने इसका स्पीड बढ़ा दिया, पहले 0.8 सेकंड लगता था, अब 0.7 सेकंड लग गया। तो भैया हार्ट बीट 1 मिनट में बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब सिंपैथेटिक, अरे पहले 0.8 में था तो 1 मिनट में निकालोगे 72-75 आएगा, अब 0.7 में मतलब उससे ज्यादा आएगा। तो स्पीड, अगर नर्व इंपल्स उसका कंडक्शन है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का कंडक्शन है, उसकी अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो हार्ट बीट ज्यादा, अगर उसकी स्पीड घट जाएगी तो हार्ट बीट कम। तो ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, इसकी स्पीड के साथ खेलते हैं, इसको कुछ नहीं चेंज करेंगे, ये जितना निकाल रहा है उसको निकालने देंगे। इनका जो कंडक्शन का स्पीड है ना, अगर इनके बीच का कंडक्शन फास्ट कर देंगे तो हार्ट बीट ज्यादा, अगर इनके बीच का कंडक्शन स्लो कर देंगे तो हार्ट बीट कम। तो सिंपैथेटिक इनके बीच का कंडक्शन का स्पीड फास्ट करता होगा कि स्लो करता होगा? फास्ट। कंडक्शन स्पीड फास्ट कर देगा, कंडक्शन स्पीड फास्ट इन किसमें? नोडल टिश्यूज। और उसमें क्या कर देगा बच्चा? स्लो। कंडक्शन स्पीड स्लो तो हार्ट बीट कम, स्लो मतलब कम, और कंडक्शन स्पीड फास्ट तो हार्ट बीट फास्ट। दो आपके हार्मोन्स होते हैं, एक होता है, इनको हम लोग प्यार से कैटेकोलामाइंस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा? कोई मतलब नहीं है आपको, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले से अगले के अगले चैप्टर, चैप्टर नंबर 22, जिसका नाम है इंडोक्राइन सिस्टम, जहां पे हम पूरी बॉडी के हार्मोन्स ही पढ़ते हैं। तो अगर आप अभी भूल भी जाते हैं कोई बात नहीं, वहां याद कर लेना। कैटेकोलामाइंस की 2 औलादें हैं बेटा, एक को बोलते हैं एड्रिनलिन, एक को बोलते हैं नॉर एड्रिनलिन। डर सुना है? डर, भूत, पिशाच, डर, हाँ है ना, इमोशंस। तो इन सब के दौरान आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? और ये हार्मोन्स डर के हार्मोन कहलाते हैं, इनको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते बेटा? इन हार्मोन्स का नाम पता क्या होता है? फाइट और फ्लाइट, या तो मारो या तो भाग जाओ। मैं कहता हूं मार के भाग जाओ। इन हार्मोन्स का नाम होता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स। मतलब या तो तब तुम डर जाओगे तो या तो किसी को मारोगे या तो भाग जाओगे। तो मैं कहता हूं जब भागना ही है तो मार के भागो। तो 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है एड्रिनलिन और एक होता है नॉर एड्रिनलिन। इनको बेटा डर वाला हार्मोन आपने सुना होगा, अरे सुना क्या होगा, फील क्या होगा, जब आप कभी डरे हुए होते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। इसका मतलब ये जो हार्मोन है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ये आपकी हार्ट बीट बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? बढ़ाते हैं। समझ गए? एक क्वेश्चन था कि विच द फॉलोइंग रिड्यूसेस अवर हार्ट बीट, या विच द फॉलोइंग, उल्टा क्वेश्चन पूछा था, विच द फॉलोइंग कैन नॉट या डू नॉट इंक्रीजेस अवर हार्ट बीट। तो उसमें एक ऑप्शन था एड्रिनलिन, दूसरा ऑप्शन था नॉर एड्रिनलिन, तीसरा था पैरासिम्पैथेटिक, चौथा था सिंपैथेटिक। तो कौन होगा? पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक बढ़ाएगा, एड्रिनलिन बढ़ाएगा, नॉर एड्रिनलिन बढ़ाएगा। इन हार्मोन्स को बोलते हैं हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। इनका एक और नाम होता है इमरजेंसी हार्मोन, डर वाले हार्मोन। समझ गए? तो जब आपको डर लगता है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। वो सामने आ जाए तब भी बढ़ जाती है, अलग बात है। हाँ भी जाओ, अब आ गया। नॉर्मली हार्ट एक्टिविटीज रेगुलेटेड इन इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली मतलब हार्ट अपने आप से खुद से रेगुलेट कर देता है विद द हेल्प ऑफ नोडल टिश्यू। अगर पता कभी कभी ऐसे नोट गुस्सा आ गया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कम बना रहा है, तो उसकी मदद कौन कर देगा साथ में? एवी नोट। मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल इंपल्स 2 लोग पैदा कर सकते हैं, ऐसे नोट एंड एवी नोट। नॉर्मली करता कौन है? ठीक, ऑटो रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यू हेंस हार्ट इज मायोजेनिक। सब लिखा तो है, लेकिन रेगुलेशन न्यूरल भी होता है और हार्मोनल भी होता है। इन्वॉल्व मेडुला ऑब्लंगेटा एंड एट ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसमें सिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक हार्ट बीट बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक घटाएगा। कह रहा है एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स होते हैं इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट, वही एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन।
एड्रीनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर जो टोपी लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। उनके हार्मोन्स को बोलते हैं कैटेकोलामाइंस, ठीक। और एक हार्मोन और होता है इसको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। आपको उससे मतलब नहीं है, मतलब दो प्रकार के हार्मोन से देखो, कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, एक को कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। कॉर्टिकॉइड्स में दो होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिक मतलब ग्लूकोज, मिनरल माने मिनरल, छोड़ दो। एड्रीनल ग्लैंड ने हार्मोन निकाला, क्या बोला? कैटेकोलामाइंस, एड्रीनल, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, फाइट और फ्लाइट, डर वाले हार्मोन, हार्ट बीट बढ़ाएंगे तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा। जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा 1 मिनट में ब्लड बाहर आएगा, जितना ब्लड बाहर आएगा 1 मिनट में, वही हमारा क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट। समझ गए? A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through the autonomic nervous system। मैंने बताया था पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर आपको एक आंसर लगाना हो नहीं पता तो आंसर क्या लगा देना? मेडुला। चाहे डाइजेशन पूछे, चाहे ब्रीदिंग पूछे, चाहे कार्डियक पूछे, देखो तीनों जगह मेडुला आ चुका है। अभी आगे चैप्टर आप और पढ़ेंगे। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ एएनएस। एएनएस के दो पार्ट थे ना, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। कैसे? द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। जब भैया हार्ट बीट बढ़ी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक। पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज द हार्ट बीट, तो कार्डियक आउटपुट कम। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर गया, इसने इलेक्ट्रिकल इंपल्स को स्लो करा दिया, स्पीड को। सिंपैथेटिक गया, इसने हार्ट बीट को क्या करा दिया? फास्ट। बाय द कंडक्शन इंपल्स की स्पीड को क्या करा देना? ज्यादा। और कंडक्शन इंपल्स की स्पीड को स्लो कौन करा देगा? पैरासिम्पैथेटिक। ठीक। बाकी आपको बैरो रिसेप्टर्स और ये सब फर्जी आपको नहीं पढ़ना, ये सब ज्ञान बांटने की चीजें हैं, आपके लिए नहीं है, आउट ऑफ द सिलेबस। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर सर आपने क्यों पढ़ाया? जताने के लिए कि मुझे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की नॉलेज है। मजाक कर रहा हूं, मतलब नहीं पढ़ना यार। अरे हटो ना, मक्खी आ गई क्या? अब बेटा हाइपरटेंशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपर माने ज्यादा। क्या ज्यादा? ब्लड प्रेशर की टेंशन। ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो ब्लड वेसल में ब्लड प्रेशर ज्यादा लगेगा। कितना? 140/90। यहाँ कितना लिखा? अच्छा ये नॉर्मल लिखा ना, हाँ 140/90। और इससे ज्यादा कई दिनों तक कि एक दिन में? कई दिनों तक अगर बना रहता है। कितने ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं? 3 बताया था कल। भक्त, ब्रेन, हार्ट, किडनी। हाँ बदतमीजी सर से कर रहे हो, बदतमीज। मैं भक्त बोल सकता हूं, आप लोग क्या बोलेंगे? ब्रेन, किडनी। हार्ट कहां गया? कोई बात नहीं, हार्ट है, ये है हार्ट डिजीज। हार्ट को तो अफेक्ट कर ही रहा, साथ साथ में ऑल्सो अफेक्ट करेगा ब्रेन एंड किडनी को। तो ब्रेन, हार्ट, किडनी। हाइपरटेंशन खत्म। कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए? 140/90। 90 सिस्टोलिक, 140 मुंह तोड़ दिए जाएंगे। 140 सिस्टोलिक, 90 डायस्टोलिक। और ये एक दिन में कई दिन तक? ठीक, खत्म हो गया। अरे देखो ना, पढ़ो ना यार एक बार। सिस्टोल करेगा तो एट्रिया जब सिस्टोल करेगा तो उससे ब्लड वेसल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूछो कैसे? पूछो ना, क्योंकि एट्रिया का सारा ब्लड कहां जाएगा? वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल करेगा तो उसका बॉडी में आएगा, तो फर्क वेंट्रिकल का पड़ रहा है ना ब्लड प्रेशर में। नहीं समझे भैया? एट्रिया कितनी तेज भी सिस्टोल करे, सारा ब्लड कहां जाएगा? वेंट्रिकल में। वो बॉडी में थोड़ी ना आया है, लेकिन जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो कहां आएगा? बॉडी में। तो फर्क ज्यादा किससे पड़ेगा? ज्यादा क्या, पूरा पूरा फर्क किससे पड़ेगा? वेंट्रिकल से कि एट्रिया से? वेंट्रिकल। इसी वजह से आपको बार बार वेंट्रिकल लिखा हुआ मिलेगा, हाँ या ना? हाइपरटेंशन खत्म, बढ़िया बात नहीं। अगला आता है बेटा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या आता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। असल में एक बड़ी डिजीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के पिताजी हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस। कुल मिला के हर जगह स्क्लेरोसिस स्क्लेरोसिस है। इसका मतलब देखो, तीनों का मतलब एक ही। इधर देखो बच्चा, अगर किसी भी ब्लड वेसल में, इधर अगर किसी भी ब्लड वेसल में कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, क्या क्या बेटा? कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल आके जमा हो जाता है तो उसका ल्यूमेन नैरो हो जाएगा कि वास्ट हो जाएगा?
नैरो हो जाएगा। तो ब्लड फ्लो में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? दिस प्रॉब्लम इज अथेरोस्क्लेरोसिस। अगर ये आर्टरी में होता है तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी बताई थी जो हार्ट तक ब्लड लेके जाती है, तो अगर ये कोरोनरी आर्टरी में होती तो इस डिजीज को बोल दिया जाएगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तीनों का मतलब समझ में आया? किसी भी ब्लड वेसल में तो अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरी में तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी में तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज। थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा? ठीक, नहीं तुम लोग को तो थोड़ा बहुत भी नहीं पड़ रहा होगा। क्या डिपॉजिट होता है? कैल्शियम। इसी वजह से आपने सुना होगा कि लोगों के कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कभी कभी क्या हो जाता है, हार्ट अटैक पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोरोनरी आर्टरी में अगर ये कोलेस्ट्रॉल पूरे में जमा हो गया, पूरा कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो हार्ट की मसल्स को ब्लड मिलेगा नहीं, ब्लड मिलेगा नहीं तो हार्ट पंप कर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पाएगा तो बॉडी में ब्लड पंप होगा नहीं, ब्रेन तक जाएगा नहीं, कहीं पहुंचेगा नहीं बंदा। कोरोनरी आर्टरी रिफर्स टू अथेरोस्क्लेरोसिस। देखो देख 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 देख, कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल देख, ये देख साफ साफ। हाँ करी हो। रिफर्ड अथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। तो वो क्या कहलाएगी? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इट इज कॉज्ड बाय द डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, और साथ में फाइब्रस टिश्यू। कैल्शियम फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू, वही फाइबर्स वाला टिश्यू विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज लार्जर। ठीक ठीक, तुम लोग कहते हो तो मान लेते हैं। क्लियर? अगला है बेटा एंजीना पेक्टोरिस। क्या आता है? पढ़ना नहीं। एंजेलिना जॉली का नाम सुना है बेटा? अपने जब हमारा बचपन था तब उनका मतलब एकदम मतलब अलग लेवल का करियर हुआ करता था। अब वो बुढ़ा गई, 50 साल की हो गई। जैसे अभी कैटरीना कैफ है, ऐसे हॉलीवुड इंडस्ट्री की कलाकारा हुआ करती थी, अदाकारा हुआ करती थी, जिनका कलाकारा जिनका नाम था एंजेलिना जॉली। उनको देख के बेटा लड़कों के सीने में दर्द होता था, दिल में दर्द होता था। तो एंजीना पेक्टोरिस ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? एंजेलिना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस माने चेस्ट रीजन, एंजीना माने एंजीना की वजह से क्या होता है? दर्द। अरे हाँ या ना? तो एंजीना पेक्टोरिस, एंजीना का मतलब होता है हल्का हल्का दर्द, और एंजीना पेक्टोरिस मतलब हल्का हल्का वो दर्द कहाँ हो? सीने में। अब रीजन है, देख ट्रिक हो गई कि एंजीना पेक्टोरिस मतलब सीने में दर्द होना। क्लियर? क्यों? ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन की कमी क्यों होगी? क्योंकि ब्लड की सप्लाई कम होगी। ब्लड की सप्लाई कम क्यों होगी? क्योंकि आपको हो रखी है अथेरोस्क्लेरोसिस। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। समझ में आई बात? देखो लिख ले पहले लिख ले, एंजेलिना जोली का नाम लिख ले। अ सिम्टम ऑफ एक्यूट, बहुत तेजी के साथ। अरे कभी कभी आपने देखा होगा, अचानक से हम लोग बैठे होते कहीं बंद कमरे में, अचानक से ऐसा लगता है बहुत तेज दर्द उठता है, फिर एकदम बंद हो जाता है अपने आप से। वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह, अगर हमारे चेस्ट रीजन में मसल्स को ऑक्सीजन कम मिल पाती है, हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन कम मिल पाती है, तो उस वजह से हार्ट की मसल्स में हल्का सा पेन होता है, और बहुत तेजी के साथ उठता है, बहुत तेजी के साथ बंद हो जाता है। अक्सर होता है जहां पे ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, तो उसको बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस। याद हो जाएगा। चेस्ट पेन, देखो एक्यूट माने बहुत तेजी के साथ, एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल्स। समझ गए? ये इस तरीके से यहाँ पे दर्द होता है ऐसे, फिर पूरा फैल जाता है यहां से लेके पूरा फेस और गर्दन। ये खतरनाक वाला है। सिंपल वाला सिर्फ चेस्ट रीजन में। समझ में बात? ये पूरा मतलब राइट साइड जहां, ये सॉरी लेफ्ट साइड पूरा हार्ट साइड में पूरा फैल जाता है। एंजीना कैन ऑकर इन मेन। अब बेटा एंजीना मैन और वुमेन दोनों में हो सकता है। दूसरी चीज, बाम कौन लगा रहा है? नहीं ये लिप बाम नहीं था बे, वो मूव है, या वो वाला बाम है। हाँ बस ठीक, समझ गया तुम्हारी भावना। इधर सुनो, लपेट देंगे बेटा, टॉपिक लपेट देंगे। 15 मिनट हो रहा है बस हमारे पास। सुनो इधर, लपेटे बेटे नहीं बेटा, सुनो। मेन और वुमेन दोनों में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज्यादा काम कौन करता है? एल्डर लोग। हम लोग ही ऐसी ऐसी जगह कहीं भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये ज्यादातर जो कॉमन होता है वो एल्डरली एज लोगों में होता है, मतलब यंग लोगों में। समझ में आ गई बात? एनी एज बट इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज एंड एल्डरली पीपल। अगर ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। किस वजह से हो सकता है? ब्लड फ्लो की जो कंडीशन को अफेक्ट करेगा, और ब्लड फ्लो की कंडीशन को जो अफेक्ट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। होता क्यों ये समझ में आया? क्या होता है ये समझ में आया? एक्यूट चेस्ट पेन ऑकर्ड इन नॉर्मली मिडिल एज पीपल। हम लोगों में। सर आप अपने आप को हम लोगों के साथ क्यों शामिल कर रहे हो बार बार? अब बेटा 3 लोग होते हैं, एक हार्ट फेलियर है, एक हार्ट अटैक है, और एक कार्डियक अरेस्ट है। कौन कौन है बेटा?
अच्छा, हम लोगों को क्या लगता है कि ये तीनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर सेम होते तो नाम अलग अलग नहीं दिए जाते। सिंपल सी बात। कार्डियक अरेस्ट, देखो बहुत सिंपल से समझाएंगे बच्चा। एक है हार्ट अटैक। कभी फेल हुए हो जिंदगी में? ठीक, मुझे पता है बेटा। जब फेल होते तो क्या लगता है? मास्टर ये कहता 100 में से अगर 40 नंबर आ गए तो पास हो, 39 आ गए फेल हो, 38 आ गए फेल हो, 0 आ गए फेल हो, 10 आए तब भी फेल, 25 आए, 30 आए, मतलब 0 से 40 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है तो आप फेल होते हो। या फेल का ये क्राइटेरिया है कि 0 पासिंग मार्क्स से कुछ भी कम हो, क्या कहलाएगा? फेल। तो मतलब जो हार्ट का काम है हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का, अगर वो काम पूरा एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा है, मान लो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है, मानना क्या है, हमारा कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है, अब हार्ट 5 लीटर की जगह 3 लीटर प्रमोट कर रहा है, 3 लीटर कार्डियक आउटपुट दे रहा है, तो अपने काम करने में फेल हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज द हार्ट फेल्यूर, खत्म। अगर हार्ट को जितना ब्लड हमारी बॉडी तक पहुंचाना है, पंप करना है, वो उतना ब्लड पंप करने में एबल नहीं है, अपने काम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है, हार्ट की मसल्स कमजोर हो रखी हैं जिससे कि वो सारा ब्लड पंप नहीं कर पाता है, अरे जो उसका काम है वो अपना काम करने में फेल हो गया, काम कर रहा है लेकिन एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा है, काम पूरा नहीं कर पा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? हार्ट फेल्योर। तो इसमें बंदा मरेगा कि नहीं मरेगा? नहीं मरेगा। लेकिन वही भाई साहब, अगर ये बहुत दिनों तक लगातार होता रहा आपके साथ, हार्ट फेल्योर बहुत दिनों तक आपका है, तो उससे क्या होगा? आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना है, जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट है, जो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट है, वो अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? तो अगर हार्ट फेल्योर बहुत दिनों तक बना रहता तब आप मर सकते हैं। मतलब नॉर्मली हार्ट फेल्योर से बंदा नहीं मरता। हार्ट फेल्योर का मतलब जितना आपकी बॉडी को ब्लड चाहिए था, अगर आपका हार्ट उतना नहीं पहुंचा पा रहा, मतलब अपने काम में फेल हो गया, काम कर रहा है लेकिन थोड़ा बहुत कम है, तो क्या हो गया? हार्ट फेल। तुम्हारे नंबर आए हैं लेकिन 40 से 2 नंबर कम आए तो तुम फेल हो गए, समझ गए? अरेस्ट, मान लो बेटा अभी कोई बंदा यहां से उठ के अरेस्ट हो जाए, मान लिया, ऐसा कुछ भी मत करना, तो उसकी सारी एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी कि चलती रहेंगी? उसका इंस्टा अचानक से बंद हो जाएगा, उसका ट्विटर टिंडर जो भी है सब बंद हो जाएगा, हाँ या ना? मतलब अचानक से हुआ कि बता के हुआ? इधर इधर इधर, बाद में दिखाना अकाउंट वाला, अब इधर देखो। कार्डियक अरेस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब हार्ट बीट कर रहा था, बीट कर रहा था, बीट कर, अचानक से स्टॉप हो जाए, सडनली स्टॉप्स बीटिंग, सडनली स्टॉप्स बीटिंग, सारी एक्टिविटीज बंद, तो क्या हो गया? अरेस्ट हो गया, तभी तो बंद होगी। अटैक अटैक अटैक, इसमें कोई भी मसल डैमेज डैमेज नहीं होती। आपके घर पे अटैक हो गया तो घर टूटेगा, डैमेज होगा कि नहीं होगा? तुम्हारे हाथ पे टूट सकते हैं। मतलब अगर हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाएं, डैमेज हो जाएं तो क्या कहलाएगा? अरे जब किसी के ऊपर अटैक होगा तो डैमेज होगा कि नहीं होगा? तो अगर हार्ट की मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते करते हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाएं तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? हार्ट अटैक। अचानक से बीट कर रहा था, सडनली स्टॉप्स बीटिंग, अरेस्ट। और जितना एफिशिएंटली सप्लाई नहीं कर पा रहा तो हार्ट फेल्योर। अब पढ़ाते हैं, तीनों डिफरेंस क्लियर है ना? हार्ट फेल्योर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। इसका मतलब पंप कर रहा है लेकिन पूरी तरीके से पंप नहीं कर रहा है। इट इज समटाइम कॉल्ड कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर। क्या कहलाता है? कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर। बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। इसमें लंग्स का क्या हो जाता है? कंजेशन, मतलब चिपक जाते हैं। पूछो कैसे? जब हार्ट बहुत धीमे, बेचारा लंग्स जो है ऑक्सीजन भेज रहा है भेज रहा है भेज रहा है, अब हार्ट पूरी तरीके से पंप ही नहीं कर पा रहा, तो पूरी तरीके से लंग्स के पास ब्लड जा ही नहीं रहा है, तो पूरी तरीके से लंग्स अपने पास ऑक्सीजन बुला ही नहीं रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही और ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रही तो लंग्स क्या सही तरीके से ये फूलना और ये पिचकना कर पा रहे होंगे? नहीं। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो लंग्स क्या हो जाएंगे? आपके पिचक जाएंगे जब आपका हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा होगा। तो इसको क्या बोला था? कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। याद रखना, हार्ट फेल्योर का नाम और है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर, क्योंकि इसमें कॉन्जेशन किसका होता है? कॉन्जेशन ऑफ लंग्स, कॉन्जेशन ऑफ लंग्स। इसी वजह इसको क्या बोल दिया? कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। सीधा एनसीईआरटी लिखा, व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, और हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज। क्यों डैमेज होती है? ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। आपके अगर हार्ट की मसल्स को सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा तो जाहिर सी बात है, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो एनर्जी नहीं मिल रही, एनर्जी नहीं मिल रही तो भैया
अरे वही बात है, गाड़ी चलाते जा रहे, ग्रीसिंग नहीं कर रहे हो, ऑयलिंग नहीं कर रहे हो, चेन टूट जाती कभी कभी, साइकिल की चेन उतर जाती है, टूट जाती है। तो वही सेम काम है, आपका हार्ट तो लगातार मशीन की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन आप उसको ब्लड ही नहीं दे रहे हो, ब्लड नहीं दे रहे हो तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो हार्ट की मसल क्या हो जाएगी, डैमेज। दैट इज हार्ट अटैक। स्टॉप सडनली बीटिंग, कार्डियक अरेस्ट। वो कोई भी वजह हो सकती है, वो वजह हो सकती है कि बीच में जो है आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल में कोलेस्ट्रॉल फंस गया हो, आपकी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल फंस गया हो, आपके एसए नोड ने इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा करना बंद कर दिया अचानक से, वो कुछ भी रीजन हो सकता है। दैट इज कार्डियक अरेस्ट। इसीलिए कार्डियक अरेस्ट वाले बंदे को बचाया जा सकता है। आपने सुना होगा कार्डियक अरेस्ट आया तो उसका हार्ट जो है लगातार दबा के सीने पे और उसको सीपीआर, फील समझा करो ना तुम लोग, नाम पे पीछे मत पड़ा करो। समझ में आई बात? कार्डियक अरेस्ट इसलिए पता क्योंकि उसका हार्ट बीट करना अचानक से बंद करके कोई दिक्कत नहीं हुई, तो उसके हार्ट को अगर हम पंपिंग करें सही तरीके से तो उसके अगर हो गया तो हो गया, काम चल जाता। समझ में आई बात? हार्ट फेलियर, हार्ट काम कर रहा है लेकिन पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, जितना वॉल्यूम जा रहा था उसमें वॉल्यूम में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। समझ गए? और हार्ट अटैक क्या है, मसल्स डैमेज हो जाए। क्लियर है ना बच्चा? ठीक, ये करा चुका था क्या? जल्दी जल्दी क्वेश्चन एक आध इसमें ऐसे होंगे तो नहीं कराएंगे बेटा, एनसीईआरटी में भी सेम लिखा है, तुम्हारी कसम। ये लाइन जो उठाई है एनसीईआरटी से उठाई है, ये वाली, ये जो पूरा ये उठाया, हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम। ना मानो मैच कर लो। कौन मैच कर रहा? क्वेश्चन बताओ। डॉक्टर प्रोडक्टिविटी में जोड़े 10 सेकंड हर्ट होना। हाँ ये बताओ 2022 सर कुछ नहीं, एक्यूट चेस्ट पेन, एंजीना जॉली, सॉरी एंजीना पेक्टोरिस, पूरा 2 लाइन का क्वेश्चन नहीं पढ़ना हमें। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हार्ड लीड टू सिम्पटम एक्यूट चेस्ट पेन, इतना देखना। एक्यूट चेस्ट पेन मतलब एंजीना पेक्टोरिस। नीट 2022 एनसीईआरटी का मतलब नीट है, वहां पे उसने गलत टाइप कर दिया, क्या करा जाए बताओ। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, हिपैटिक पोर्टल वेन। समझ गए? नीट 2016 मैंने बोला तो क्वेश्चन आया हुआ है। थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्थराइटिस अलग है, आर्थ्रोज माने ज्वाइंट, आइटिस माने इन्फ्लामेशन, ज्वाइंट्स का इन्फ्लामेशन इज आर्थराइटिस। अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। आंसर इज फर्स्ट। 2000 का आया है, नीट नहीं सीपीएमटी था। डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन इज दैट द पल्मोनरी आर्टरी हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी हैज वॉल्व, क्योंकि उसके अरे क्या पल्मोनरी आर्टरी के बाद डीऑक्सीजनेटेड होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ऑप्शन थोड़ी लगा दोगे। पल्मोनरी आर्टरी के बाद सेमील्यूनर वॉल्व होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। सेमील्यूनर वॉल्व पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के पास होता है कि नहीं होता है? थर्ड, थिकर वॉल्स, पल्मोनरी वेन पल्मोनरी आर्टरी थिकर नहीं बेटा, वहां से रिलेट कर रहा है क्योंकि पल्मोनरी वेन जो है क्या नाम है आपकी लंग्स से आती है, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक जाती है, इस वजह से दोनों के पास तीनों चीजें होती हैं। द कार्डियक पेसमेकर पेशेंट फेल टू फंक्शन नॉर्मली। अरे कह रहा है आर्टिफिशियल पेसमेकर कहां लगाओगे? पेसमेकर की जगह नया टीचर आके क्या पढ़ाएगा? स्टूडेंट की जगह बैठेगा कि टीचर की जगह? तो वही कह रहा है आपका अगर नॉर्मल पेसमेकर काम करना बंद कर गया तो उसकी जगह जो है कहां इसको लगाएंगे डॉक्टर्स? जहां होता है। 2023 परसों परसों कल सॉरी कल, अरे यही नीट 3 लाइन का क्वेश्चन है, लग रहा बहुत भूत है, कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल पेसमेकर, कार्डियक आउट पेसमेकर जो खराब हो गया है तो इसको कहां लगाओगे? साइट ऑफ साइनोविट्रियल नोड। क्वेश्चन देख लो कैसे पढ़ा जाता है, मैं बीच की लाइन नहीं पढ़ा। सर आप रट चुके हो, मैंने नीट 2023 नहीं दिया तुम्हारी कसम, मैं यही क्लास ले रहा था। हाँ मैंने नीट नहीं दिया और ना मैंने पेपर देखा, सॉल्यूशन बनाया था लेकिन मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ा था पूरा, आपको 3 लाइन का गाथा नहीं पढ़नी है। आपने देखा कार्डियक पेसमेकर इन अ पेशेंट, और जब आप ये लाइन पढ़ रहे होगे तो आपकी दूसरी आंख इस लाइन को देख रही होगी जब क्वेश्चन पढ़ते हो, तो आपको सीधा इतना देखना ग्राफ्टेड मतलब आपको किससे रखना है। उससे फेल हो गया तो आप नया कहां लगाओगे? जहां था, एसए नोड। थैंक यू। अब बेटा करते हैं रैपिड रिवीजन, पानी वानी पी लो एकदम। पूरा चैप्टर फिनिश है ना?
बस अब सुनना है और बहुत ध्यान से सुनना है, इसमें जो बात करता मिला। मेरी नेक्स्ट क्लास है, ठीक। मैं चाहूं तो आराम से 5 मिनट 7 मिनट बचे, रेस्ट करूं, चिल होके तुम लोग से बातें करो और बताओ बेटा सब ठीक है, कल फेस्टिवल है, ये मैं दुनिया भर की बकवास कर सकता हूँ, बहुत सारी बातें होती हैं, टीचर जो चाहे वो कर सकता है 1 डेढ़ घंटे में। मैं तुम्हें पूरा रैपिड रिवीजन करा रहा हूँ, मीन्स तुम्हारी तरफ से इतना एफर्ट चाहिए कि तुम सन्नाटे में एकदम शांत बैठ जाओ, स्ट्रेट, तुरंत, बस 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज। जिसको ना समझ में आए प्लीज चुपचाप बैठना, समझाना जितना था समझा चुका हूं, अब रिवाइज कराना है। और रिवीजन उसी का होता है जिसका विजन अच्छा होता है, क्योंकि नाम ही है रिवीजन। तो जिसने विजन अच्छा किया उसका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। कॉपी किताब बंद, पेन तो बिल्कुल बंद कर लो। ये लिखा नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन आप लिख लेना पीपीटी से प्लीज। बंद करो, बंद करो, सब सब कॉपी किताब सब बंद, मुंह प्लीज बंद। रिवीजन बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, रिवीजन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड। हाँ बेटा, तो अगर बात करें बॉडी फ्लूइड, बॉडी माने हमारी बॉडी, फ्लूइड माने फ्लूइड, फ्लूइड मतलब जो चीज बह सकती है, सर्कुलेशन का मतलब होता है जो चीज जहां से शुरू वहीं पे आके खत्म हो जाए। अगर हम बात करें ब्लड, ब्लड इज स्पेशल फ्लूइड कनेक्टेड टू, स्पेशल इसलिए क्योंकि इसके अंदर फाइबर एब्सेंट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट एब्सेंट होते हैं। उसके बाद हम ब्लड की बात करें, ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है प्लाज्मा, एक का नाम होता है फॉर्म। प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा 55% ऑफ फॉर्म एलिमेंट की बात करें, 45% प्लाज्मा की बात करें, 90 से 92% पानी, 6 से 8% प्रोटीन, प्रोटीन 3 प्रकार की, फाइब्रोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। फाइब्रोजन की बात करें, ब्लड क्लॉटिंग, एल्ब्यूमिन की बात करें तो ऑस्मोटिक कंट्रोल, ग्लोबुलिन की बात करें तो डिफेंस मैकेनिज्म, ग्लोबुलिन हेल्प करती है डब्ल्यूबीसी की, फाइब्रोजन हेल्प करती है प्लेटलेट्स की। समझ में आ रहा है? जिसने रिवीजन किया वही रिवीजन कर सकता है। क्लियर? अच्छा ठीक ठीक ठीक, बस बस ठीक है। उसके बाद हम बात करें इनके अंदर मिनरल्स, नमक, कमक, गैस, माइनस, मतलब Na+Cl- और Mg, मतलब Mg+2 Ca+2 और A3-। उसके बाद हम फॉर्म एलिमेंट की बात करें, फॉर्म एलिमेंट 3 प्रकार के पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी की बात करें एथेरोसाइट, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स की बात करें थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी की बात करें 5 से 5.5 किलोमीटर क्यूब पर मिलीमीटर क्यूब, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 6 से 8 हजार, और प्लेटलेट्स की बात करें 1.5 से 3.5 लाख। आरबीसी की बात करें तो ये न्यूक्लिएट होती है, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और ये बाई कॉनकेव शेप की होती है, और इसका ग्रेवियार्ड स्प्लीन होता है, और ये डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होती है। उसके बाद आरबीसी की बात करें तो इसके अंदर 12-16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन स्टोर होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें 2 प्रकार की होती है, एक का नाम होता है ग्रेनुलोसाइट, एक का नाम होता है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार की होती है, बेसोफिल, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। बेसोफिल की बात करें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कराएगी, उसके बाद हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन रिलीज करेगी, मास्ट सेल की तरह बिहेव करेगी, एलर्जी कराएगी। लेकिन एलर्जी में जो नंबर बढ़ेगा वो बढ़ेगा यूसिनोफिल का। यूसिनोफिल आपकी जो है 2 से 3% होती है, बेसोफिल 0.5 से 1% होती है, न्यूट्रोफिल 60 से 65%, 6 से 8% आपकी मोनोसाइट होती है, 20 से 25% लिम्फोसाइट होती है। उसके बाद अगर बात करें लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट भी, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, फाइगोसाइटिक इन नेचर होती है, कहानी होगी खत्म। हाँ या ना? लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्रोड्यूस और उसको बड़ा करेगा, मतलब मैच्योर करेगा, वो प्राइमरी लिम्फोइड कराएंगे, बोन मैरो होता है। जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वो स्टोर करते हैं, स्प्लीन हो जाएगा आपका, थाइमस हो जाएगा, टॉन्सिल्स हो जाएगा, ग्रेवियार्ड मतलब वही स्प्लीन है आपका। ये सारी कहानी होगी खत्म, ब्लड खत्म। बात करते हैं ब्लड ग्रुप प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट एक बड़ी सी सेल होती है जिसका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट, उसमें बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, वो हर टुकड़ा एक प्लेटलेट बनाएगा। आपका जो डेंगू होता है, जो टाइफाइड होता है, उसमें प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है, मतलब क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। हाँ या ना? ठीक। उसके बाद अगर अगली बात करें तो हमने देखा ब्लड ग्रुप 2 एंटीजन की मौजूदगी में होता है। एंटीजन जो आरबीसी की सरफेस के ऊपर होते हैं, उनके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी बनती है प्लाज्मा के अंदर बनती है। हाँ ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें, यार मजा नहीं आएगा बैठ के। हाँ, एंटीजन की बात करें तो एंटीजन जो आरबीसी की सरफेस के ऊपर होता है, एंटीजन 2 होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन और एंटीबॉडी बात करें तो एंटीजन ए होती है और सॉरी एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अगर एंटीजन की बात करें तो एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, मतलब ब्लड ग्रुप ए होगा। एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी ए होगी और ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर एंटीजन ए और बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा और एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। इसका मतलब ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्योंकि डोनर की हम लोग चेक करते हैं एंटीजन और रेसिपिएंट की चेक करते हैं एंटीबॉडी। अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है और इसके पास दोनों एंटीबॉडी होती है। इसका मतलब ब्लड ग्रुप को ओ किसी और से ब्लड नहीं ले सकता है। इसका मतलब ब्लड ग्रुप ओ इज द यूनिवर्सल डोनर बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एंटीजन। बात करते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस की आरएच एंटीजन की। आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, आरएच एंटीजन अगर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव। अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, अगर आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस मदर नेगेटिव, बाकी सबके सब पॉजिटिव। पहले बच्चे की वजह से मदर के अंदर एंटीबॉडी बनेगी आरएच एंटीबॉडी, क्योंकि मदर के अंदर आरएच एंटीजन नहीं था। हाँ या ना? दूसरा बच्चा मर जाएगा क्योंकि मदर के अंदर एंटीबॉडी निकल के बच्चे के अंदर जाने लगेंगे। उसके बाद हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो सबसे पहले ब्लड प्लेटलेट फैक्टर निकालेगी थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसके बाद टिश्यू फैक्टर निकालेगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद जो है दोनों कैस्केड रिएक्शन करके थ्रोम्बोकाइनेज बनाएंगे। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा, थ्रोम्बिन बदले में फाइब्रिनोजन को, फाइब्रिन डेड सेल्स को क्या करेगा, जोड़ लेगा और जोड़ के क्या बना देगा आपका ब्लड क्लॉटिंग। डेड सेल्स को जोड़ के क्या बना देगा ब्लड क्लॉटिंग।
कुछ नहीं भी, कुछ था उसमें जो नहीं दिखना चाहिए था। देखा तो नहीं ना? अच्छा ठीक। उसके बाद भैया लिम्फ आता है। अगर ब्लड को कोई भी चीज एक्सचेंज करनी है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू तो उसके लिए कौन आता है बेटा? लिम्फ। लिम्फ एक्ट एज अ मिडलमैन। हाँ है ना? लिम्फ की बात करें तो लिम्फ आपका जो है लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज। जब तक लिम्फेटिक कैपिलरी में नहीं जाएगा तब तक लिम्फ को लिम्फ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। इतनी बात समझ में आ गई? लिम्फ जो है इन दोनों के बीच में एक्सचेंज कराता है। किसके किस में? ब्लड और टिश्यू के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराएगा और ऑक्सीजन कराएगा, न्यूट्रिएंट कराएगा, हार्मोन कराएगा, सारी चीजें एक्सचेंज कौन कराएगा? लिम्फ। लिम्फेटिक वेसल पहले लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेन, हिपैट और आपका क्या नाम है इसको बोलते हैं? थोरेसिक वेन। थोरेसिक वेन लेफ्ट और राइट। उसके बाद सब क्लेवियन डक्ट, सब वो जो भी है आपने जितना लिखा उतना ही पढ़ना है। उसके बाद इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा में गिर जाएगा और लिम्फ आपका डायरेक्टली ब्लड में पहुंच जाएगा। खत्म होगी कहानी। सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें तो फिश के बाद 2 चैम्बर हार्ट होता है और एम्फीबियन रेप्टाइल के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है और क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर होता है, बर्ड और मैमल के पास 4 चैम्बर होता है। सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें तो फिश के पास 2 चैम्बर मतलब वो आपका क्या बोलते हैं उसको? सिंगल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबियन रेप्टाइल के पास मिक्स सर्कुलेशन होता है और अगर रेप्टाइल में मिक्स सर्कुलेशन ऑप्शन ना दे तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और बर्ड्स और मैमल के बाद डबल सर्कुलेशन। फिश का हार्ट वेनस हार्ट कहलाता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है। हाँ या ना? अच्छा हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। ह्यूमन हार्ट का जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल ओरिजिन है। उसके बाद अगर हम बात करें क्या नाम है तो ह्यूमन हार्ट क्लेंच फिश की तरह होता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल होते हैं। एट्रिया दोनों छोटे होते हैं, वेंट्रिकल दोनों बड़े होते हैं। सबसे बड़े वेंट्रिकल की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा राइट वेंट्रिकल होता है, उससे छोटा राइट एट्रिया, सबसे छोटा लेफ्ट एट्रिया। याद आ गया? अगर राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में बात करें तो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में तो बाइकस्पिड कोई बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। उसके बाद अगर हम बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट तक ब्लड लेके जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उसके अंदर होता है सेमील्यूनर वॉल्व जो है बॉडी तक ले जाता है। 3 पाइप ऊपर 1 पाइप नीचे। उसके अंदर कौन सा ब्लड होता है? कौन सा वॉल्व होता है? सेमील्यूनर वॉल्व। हाँ या ना? उसके बाद अगर हम बात करें कार्डिक साइकिल की तो अच्छा उसके बाद हम नोडल टिश्यू की बात करते हैं। नोडल टिश्यू मतलब कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा करता है। ऐसे नोड द पेसमेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट ऑफ द हार्ट कौन कहलाएगा? ऐसे। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा लग रहा है ना? सुना ऐसे नोड। उसके बाद अगर हम बात करें एवी नोड जो है जनरेटर स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। मतलब स्टेबलाइजर मतलब हो गया रेगुलेशन ऑफ कार्डिक इंपल्स कौन करेगा? एवी नोड। हाथ हटा के बैठ। एवी नोड क्या करता है? रेगुलेशन। उसके बाद एसे नोड एवी नोड एवी बंडल बंडल ऑफ पुरकिंजे फास्टिक इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन पुरकिंजे फाइबर। वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिक कंडक्शन पुरकिंजे फाइबर। और आपकी वेंट्रिकल से पेपिलरी मसल्स निकलती है। पेपिलरी मसल्स का आगे फॉर्मेशन होता है कॉर्डी टेंडिन। कॉर्डी टेंडिन क्या करती है? वॉल्व्स को बैकफ्लो उल्टा खुलने में रोकती है जिससे कि बैकफ्लो ऑफ द ब्लड रुक जाएगा। अगर कॉन्टिनेंट खराब हो जाएंगी तो बैकफ्लो ऑफ द ब्लड हो जाएगा, मतलब बॉडी में ब्लड जो जा रहा है वो सही तरीके से नहीं जा पाएगा। कार्डिक साइकिल की बात करें तो कार्डिक साइकिल का टाइम 0.8 सेकंड होता है। एट्रिया 0.1 सेकंड के लिए, वेंट्रिकल 0.3 सेकंड के लिए, एट्रिया का डायस्टोल 0.7 सेकंड के लिए, वेंट्रिकल का डायस्टोल 0.5 सेकंड के लिए, मतलब टोटल ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड के लिए। मतलब एक कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड के लिए, मतलब 1 मिनट में 72 से 75 कार्डिक साइकिल। इसका मतलब 1 मिनट में हार्ट बीट 72 से 75। इसका मतलब है आपका अगर ज्वाइंट डायस्टोल से शुरू करें तो ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा होगा। सबसे पहले एट्रिया सिस्टोल करेगा। नॉर्मली एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाता है 70%, वेंट्रिकल सिस्टोल करता जाता है 30%। उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया रिलैक्स कर रहा होगा। वेंट्रिकल से कौन से वॉल बंद हो जाएंगे? वेंट्रिकल के सिस्टोल करने से एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल बंद हो जाएंगे, आवाज आएगी लब फर्स्ट हार्ट साउंड। उसके बाद वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो आपका क्या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सेमिल्यूनर खुल भी जाएंगे और ब्लड चला जाएगा हार्ट और लंग्स में, सॉरी बॉडी और लंग्स में। उसके बाद वेंट्रिकल जब डायस्टोल करेंगे तो आपका सेमिल्यूनर बंद हो जाएंगे, सेमिल्यूनर बंद हो जाएंगे और कौन से खुल जाएंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर खुल जाएंगे। उसके बाद आपका डब साउंड आएगा। खुलने से कि बंद होने से? सेमिल्यूनर के बंद होने से। ये कहानी होगी। ईसीजी की बात करें पी वेव शो करता है डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शो करता है डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। टी वेव शो करता है डिपोलराइजेशन ऑफ द रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल या एंड ऑफ डायस्टोल। दोनों बोल सकते हो या बोल सकते हो सिस्टोल भी खत्म, डायस्टोल भी खत्म, एट्रिया भी डायस्टोल, वेंट्रिकल भी डायस्टोल। इसका मतलब ज्वाइंट डायस्टोल आ गया। हाँ या ना? उसके बाद ब्लड प्रेशर की बात करें तो जो ब्लड वॉल्स पे ब्लड प्रेशर लगाता है उस ब्लड वेसल की वॉल पे उसको क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन का मतलब हो गया ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाना। उसके बाद ब्लड प्रेशर जो नापा जाता है वो बेटा एक मशीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फाइग्मोमैनोमीटर। जैसे हम स्पाइरोमीटर हमने पढ़ा था, स्पाइरोमीटर कहां पढ़ा था? एयर वॉल्यूम को नापने में। ऐसे ही ब्लड प्रेशर नापा जाता है बेटा स्फाइग्मोमैनोमीटर से। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद हमने आगे देखा बेटा पल्स प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक पल्स प्रेशर पढ़ाया। सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक क्या कहलाता है? पल्स प्रेशर। नॉर्मली पल्स प्रेशर कितना होता है? 120 माइनस 80 माइनस करोगे बचेगा 40। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ब्लड वेसल से देखा। ब्लड वेसल 3 प्रकार की होती है। आर्टरीज, कैपिलरी आर्टरीज और वीन्स जो 3 लेयर से बनी होती है। ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका इंटीमा की बात करें तो सिंपल एपिथेलियम, ट्यूनिका मीडिया की बात करें तो आपका स्मूथ मसल, ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू मतलब वही फाइब्रस होता है। उसके अगर हम आगे बात करें कैपिलरीज का डायमीटर सबसे कम होता है क्योंकि ये सिंगल लेयर होती थी थिक। और क्या बचा? डिसऑर्डर हाइपरटेंशन हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कैल्शियम और फैट फाइब्रस टिश्यू, और सीएफसी मतलब कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू। इन सब के स्टोरेज से जो है आपका अगर ल्यूमेन नैरो हो जाता है, ब्लड जो है सही तरीके से फ्लो नहीं कर पाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर ये आर्टरी में तो आर्टरीस्क्लेरोसिस, अगर ये हार्ट वाली आर्टरी में तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्लियर?
उसके बाद आपका आता है एंजीना पेक्टोरिस, मतलब ऑक्सीजन अगर आपके चेस्ट रीजन को, हार्ट की मसल्स को कम मिलती है तो आपका एक्यूट चेस्ट पेन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजीना पेक्टोरिस, जो कि एल्डर एज में ज्यादा होता है, मिडिल एज के लोगों में ज्यादा होता है। उसके बाद आपका कौन सा बचा, हार्ट फेलियर, अगर हार्ट पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं कर तो पा रहा, लेकिन पूरा फुल्ली सप्लाई नहीं कर पा रहा, हार्ट फेलियर, और अचानक से हार्ट स्टॉप बीटिंग, कार्डियक अरेस्ट, अगर उसके बाद जो है आपका हार्ट अरेस्ट हो गया, सॉरी हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक का मतलब हो गया आपकी मसल्स हार्ट की डैमेज कर जाए ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई या इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।